ओके स्टूडेंट, तो हम अब उसके आगे बढ़ते हैं जो पिछले टॉपिक में हुआ था। हम लोग पिछले टॉपिक में एक ट्रांसफार्मर का ऑन लोड वर्किंग पढ़ चुके थे, आइडियल एज्यूम करके। क्या एज्यूम करके? आइडियल एज्यूम करके। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मतलब जो आइडियल के केस में हम लोगों ने एजम्पशन लिए थे, धीरे धीरे वो सारे एजम्पशन अगर हटा दे तो हमारा क्या ट्रांसफार्मर बन जाएगा? प्रैक्टिकल। बहुत डीप में यहाँ पर भी डिस्कस नहीं करना। तो एक एजम्पशन तो हम सबसे पहले हटा चुके हैं, क्या कि जब हमने लोड नहीं लगाया तो ट्रांसफार्मर कोई करंट नहीं लेगा, जीरो करंट लेगा, जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। तो उसके बिना तो हम वर्किंग पढ़ ही नहीं सकते थे, तो एक एजम्पशन पहले हटा चुके थे। अब दो एजम्पशन और हटाएंगे। नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस। अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है, अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो वाइंडिंग की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो अब हम धीरे धीरे उन एजम्पशन को हटा के इस आइडियल ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब आइडियल में बाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होती थी, प्रैक्टिकल में बाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी। तो हमने इन बाइंडिंग की रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड को R1 से डिनोट कर दिया और सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस को R2 से डिनोट कर दिया। दूसरा एजम्पशन हट गया, चार एजम्पशन थे, चारों एजम्पशन हटाने प्रैक्टिकल केस में। R1 और R2 आ गए। सेकेंडरी बाइंडिंग की रेजिस्टेंस R2 हमने यहां पर लगा दी बाइंडिंग में, प्राइमरी रेजिस्टेंस R1। दूसरा जो हमें एजम्पशन हटाना वो है नो लीकेज फ्लक्स। यानी कि हम ये मान के चल रहे थे कि ये कॉइल जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है पूरा का पूरा इस कोर में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ फ्लक्स कहां पर जा रहा होगा? एयर में। बचा हुआ कहां जा रहा है? कोर में। तो डेफिनेटली ये जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है किसके कारण हुआ है? जो फ्लक्स कहां जा रहा है? कोर में। जो एयर में चला गया है उस फ्लक्स के कारण कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर पूरा फ्लक्स कोर में जाता तो ये पूरा फ्लक्स क्या इंड्यूस करता है? E1। लेकिन अब कुछ फ्लक्स कहां चला गया? कहां पर चला गया? एयर में चला गया। कुछ फ्लक्स लीक हो गया, तो वो जो लीकेज फ्लक्स है, वो जो ईएमएफ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम रिएक्टिव एलिमेंट लगा देंगे और हम इसको लिख देंगे X1। ये लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर X2। तीन एजम्पशन हटा दिए। लास्ट एजम्पशन आयरन लॉस का है, वो हम जब लॉसेस पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे। मेनली हमें इतने लॉसेस लेके चल रहे हैं, यानी कि R1 बाइंडिंग की रेजिस्टेंस एजम्पशन हट गया। पहले हम लोग एक एजम्पशन हटा चुके थे। अब प्राइमरी करंट I1 और सेकेंडरी करंट I2। दिस इज योर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। गौर से देखिए, यही एक ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ने के लिए हमें यही ट्रांसफार्मर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। इसी में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। ये वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स के कारण कुछ जो सप्लाई वोल्टेज का कुछ पार्ट लीकेज फ्लक्स में चला जाएगा, बाकी इस कोर में जाएगा, तो वो लीकेज फ्लक्स यहां पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इस ट्रांसफार्मर को आगे पढ़ने के लिए हम कुछ एजम्पशन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ईयर के अप टू पॉइंट चीजें हैं, तो हम बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसको इजी तरीके से कैसे पढ़ना है। अब गौर से देखो, मैंने बताया था कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होता तो V1 इज इक्वल टू E1। गौर से समझना, V1 इज इक्वल टू E1, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इक्वेशन चेंज होगी, क्या हो जाएगी? V1 में से कुछ वोल्टेज यहां पर लॉस होगा और कुछ वोल्टेज यहां पर लॉस होगा, जो बचेगा वो E1 होगा। यानी कि पहले V1 इज इक्वल टू E1 होता था, अब V1 माइनस दिस लॉस इज इक्वल टू E1। लेकिन ये वाला टॉपिक हमें सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ेगी आगे चल के, जब हम अगर हमारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। अभी हमें फर्स्ट ईयर के अगर हिसाब से देखें तो हमें जनरली क्या एज्यूम करके चलना है कि फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। एक बार आपने सप्लाई दे दी तो कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाएगी? फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगी। और मोस्ट केसेस में तुम्हें इस ट्रांसफार्मर बन के कैसा आएगा? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली बन के आएगा, लेकिन तुमने इसको आइडियल मान के चलना। क्या मान के चलना? आइडियल। क्योंकि तुम्हें हमेशा V1 E1 के बराबर लेना और E2 V2 के हिसाब से, भले ही ट्रांसफार्मर कैसा हो, प्रैक्टिकल, अपने सिलेबस के हिसाब से। वैसे ऐसा नहीं होता, हमें फिर वो फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फेजर डायग्राम। तो ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, और बिना फेजर डायग्राम के हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर की, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन पढ़नी है, सिलेबस में मेंशन है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम आपको नहीं बताता हूं तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स बतानी पड़ेगी। वो ट्रिक्स क्या है? ये अगर अब हम गौर से इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें तो डेफिनेटली V1 इज नॉट इक्वल टू E1। क्यों? क्योंकि V1 में से कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस खा जाएगा, कुछ ये रिएक्टिव कंपोनेंट खा जाएगा। तो यहां पर हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो E1 इज नॉट इक्वल टू V1। लेकिन मोस्टली जो न्यूमेरिकल हमारे आएंगे, जो हमारे सिलेबस में, उन केसेस में ऑलमोस्ट हम V1 को किसके बराबर मान के चलेंगे? E1, और V2 को E2 के बराबर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो R1 R2 क्या हो गई यहां पर?
प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस x1, x2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। ठीक, तो ये R1 R2 और X1 X2 प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐड हो जाएगा। अब जो हमने वर्किंग आइडियल की पढ़ी थी वही इस प्रैक्टिकल की मान के हमें पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा? V1 E1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी बनाया जाता है उसमें R1 और X1 क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो हम लोग इसलिए जो एजम्पशन हम लोग आइडियल में ले रहे थे V1 इज इक्वल टू माइनस E1, ये अब नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ कि अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा तो V1 अगर 100 है तो E1 कितना हो जाएगा? 90। तो भी हम इसको अपने पर्पज के लिए इन दोनों को क्या मान के चल सकते हैं? सेम। इसलिए हम लोग जो आइडियल का वर्किंग एजम्पशन है वो प्रैक्टिकल में भी लेके चलेंगे जब तक की जरूरत ना हो। हाँ, अगर फेजर डायग्राम हम लोग पढ़ने होते, सिलेबस में हमारे फेजर डायग्राम होते तो एक एक चीज पढ़ते हम एक्चुअल। यहाँ I1 R1, यहाँ I1 X1 कितना ड्रॉप हुआ, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। चलिए, तो ये रेजिस्टेंसेज आ गई। अब इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग को हमें अच्छे से देखना है। दूसरी चीज क्या हो गई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखने की कोशिश करूँ तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। इधर क्लियर? हाँ, अगर मोस्टली केसेस में देखें तो इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी होगा, जबकि V2 E2 और V1 E1 बराबर नहीं है, फिर भी हम अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि R1 और X1 की वैल्यू क्या होती है? बहुत स्मॉल। ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस 10 ओम की ले लें, 15 ओम ले लें, तो ऐसे नहीं कि अपने एजम्पशन में नहीं लेना। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की रेजिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है, तो इसलिए ऑलमोस्ट V1 और E1 क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। हम लोगों ने फार्मूला यूज कर लिया। और एक दूसरा फार्मूला V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है। इधर क्लियर हो, ये फार्मूला ये यूज करेंगे। और एक N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ये सारे फार्मूले जो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग यूज कर रहे थे वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए भी हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ है। तो जो आइडियल की वर्किंग है वही किसकी वर्किंग हमने एज्यूम करके चलनी है? प्रैक्टिकल की वर्किंग चलनी है। एक लॉस बचता है आयरन लॉस, उसको हम लॉस के टर्म में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम उसको ऐड नहीं कर रहे। इन न्यूमेरिकल को लगाने के लिए, इसकी आगे की थ्योरी पढ़ने के लिए हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये क्या होती है? केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर। इधर क्लियर हो? इसके बाद में हम लोग आगे चल के कुछ डीपली डिस्कस करें। तो दिस इज योर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब आगे जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। कुछ हमने एजम्पशन लिए हैं, कुछ चीजें यहाँ पर मिस की हैं, कुछ चीजें टेक्निकली हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में लिखिएगा, उस डाउट को अलग से लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल ये चाह रहा हूँ कि आपकी थ्योरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट भी हो जाए और आपको आसानी से समझ में भी आए। अदरवाइज ट्रांसफार्मर थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है। तो चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब ट्रांसफार्मर में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इधर क्लियर? ये लगा हुआ सारी चीजें आप समझ जाओगे। वर्किंग आपको पता ही है। सप्लाई वोल्टेज देंगे, करंट फ्लो करेगा, करंट से क्या जाएगा? फ्लक्स, फ्लक्स से E1 और E2, और E1 E2 के कारण जब लोड लगाओगे तो यहाँ क्या फ्लो करेगा? I2 फ्लो करने के कारण ये अपना Φ2 प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा करंट आएगा। वो सारी चीजें आइडियल की ही यहाँ पर लिखनी है। R1 और X1 से बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन अब न्यूमेरिकल में ये सब ऐड होंगे, इनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो ये चीज तो क्लियर है कि जब प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ वोल्टेज लॉस होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज लॉस होगा। क्या केवल करंट फ्लो करने से वोल्टेज लॉस होता है? पावर लॉस भी होता है। देखो जरा, अगर I1 R1 में जाएगा तो यहाँ पर कितना पावर कंज्यूम कर लेगा? I1 स्क्वायर R1। देखो जरा, और यहां पर इधर क्लियर हो नॉट? तो ये कौन सा लॉस हुआ? पावर लॉस। सारी चीजें हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हैं। यानी कि
ये जो रेजिस्टेंस आने के कारण जितना पावर इनपुट में मिला है उसमें से अब कुछ पावर रेजिस्टेंस में लॉस होगा। क्या रिएक्टेंस में कोई पावर लॉस होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंस में कोई भी पावर या इंडक्टर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता। तो ये रेजिस्टेंस वोल्टेज लॉस के साथ साथ कौन सा लॉस करने लगेगी? पावर लॉस करने लगेगी। और रेजिस्टेंस में जो लॉस होता है किसी भी मशीन में, उस लॉस को हम लोग बोल देते हैं कॉपर लॉस। कौन सा लॉस? कॉपर लॉस। जरा देखो, हमेशा जो कॉपर लॉस होगा किसके कारण होगा? किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस के कारण। तो अगर मैं इस ट्रांसफार्मर में लॉस की बात करूं तो रेजिस्टेंस आने के कारण कौन सा लॉस होने लगा? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी होगी? प्राइमरी में I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ये कौन सा लॉस हो गया आपका? कॉपर लॉस। बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं? तो पहली चीज तो पता लग गई, अगर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं थी तो कोई कॉपर लॉस नहीं था। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब भी रेजिस्टेंस में, जहां पर भी, किसी भी मशीन में, अगर किसी भी मशीन में हमें रेजिस्टेंस नजर आ रही है और उसमें करंट फ्लो करने लगे तो उस करंट के कारण उस रेजिस्टेंस में कौन सा लॉस होने लगता है? कॉपर लॉस होने। इन टर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज योर कॉपर लॉस। तो सबसे पहला लॉस कौन सा हो गया ट्रांसफार्मर में? कॉपर लॉस। तो अगली हेडिंग इसके बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं? लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला कौन सा लॉस हो जाएगा? कॉपर लॉस। एंड दूसरा लॉस कौन सा है? आयरन लॉस। इसी को कौन सा लॉस बोलते हैं? कोर लॉस। दो टाइप के लॉसेज होंगे ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉस हमें समझ में आ गया। क्या कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में आएगा? हर उस मशीन में होगा जिस मशीन में करंट फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी मशीन आप बनाओगे उसमें मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे उस मशीन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने के कारण मशीन की रेजिस्टेंसेस के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर के पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है कॉपर लॉस। किस सर्किट में होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवल, मतलब जहां पर करंट फ्लो करना हो। यहां पर कितने इलेक्ट्रिकल सर्किट है? प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या ये कोर इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है? ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है। तो कोर मैग्नेटिक सर्किट में आएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में आएंगी? इलेक्ट्रिकल सर्किट में आएगी। तो कॉपर लॉस कहां पर होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अभी हम कोर का डिस्कशन कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये वाइंडिंग इस कोर से इंसुलेटेड है, यानी कि इस वाइंडिंग का और इस वाइंडिंग का इस कोर के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ध्यान देना, यही अंतर होता है कॉपर लॉस में और आयरन लॉस में, अदरवाइज कोई अंतर नहीं। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल सर्किट में लॉस हो गए इलेक्ट्रिकल सर्किट की रेजिस्टेंस के कारण, और उसको क्या बोल दिया? कॉपर लॉस। तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस हुआ? कॉपर लॉस। तो पहला लॉस हो गया कॉपर लॉस। दूसरा लॉस कौन सा है? आयरन लॉस। ये कहां पर होता है? कोर में, मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। ये लॉस कहां पर होगा? कोर। ठीक है, सबसे पहले तो आयरन लॉस कहां पर होगा? इन मैग्नेटिक सर्किट और कोर। किसके कारण होता है ये? ड्यू टू वेरिएबल फ्लक्स। समझना है। तो अगर मैं आयरन लॉस की बात करूं, आयरन लॉस पहली बार पढ़ रहा हूं, ये आयरन लॉस होता है कोर में। कोर का मतलब जहां पर फ्लक्स फ्लो कर रहा है, यानी कि जिस मटेरियल में आपका फ्लक्स फ्लो कर रहा है उस मटेरियल में कौन सा लॉस होगा? आयरन लॉस। कब होगा? जब मटेरियल में फ्लो करने वाला फ्लक्स कैसा हो? वेरिएबल हो। कैसा हो? वेरिएबल। यानी कि आयरन लॉस कहां पर होगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है या फ्लक्स फ्लो कर रहा है। अगर किसी मटेरियल के चारों तरफ या मटेरियल के अंदर क्या फ्लक्स फ्लो कर रहा है? फ्लक्स है, तो उस मटेरियल में आयरन लॉस होगा। यानी कि अगर वेरिएबल फ्लक्स किसी मटेरियल के क्रॉस है तो उसमें आयरन लॉस होगा, अगर वेरिएबल फ्लक्स नहीं है तो आयरन लॉस नहीं होगा। कहने का मतलब क्या? अगर मैं यहां पर क्या दे दूं? डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई का फ्लक्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इस कोर में कौन से लॉस नहीं होंगे? आयरन लॉस नहीं, क्योंकि आयरन लॉस तभी होंगे जब किसी मटेरियल में जो फ्लो कर रहा है फ्लक्स वो कैसा हो? वेरिएबल हो। और वेरिएबल फ्लक्स का मतलब अगर सप्लाई एसी है तभी फ्लक्स एसी है, अगर सप्लाई डीसी है तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? डीसी। और अगर किसी कोर में या मटेरियल में या मैग्नेटिक सर्किट में डीसी फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो फिर वहां पर आयरन लॉसेस नहीं होंगे। तो आयरन लॉस का कंफर्म तरीका समझ गए कि जब किसी
कोर में क्या सेटअप होगा, वेरिएबल फ्लक्स, तभी आयरन लॉस होंगे। अगर फ्लक्स वेरिएबल नहीं है तो उस मटेरियल में आयरन लॉसेस नहीं होंगे। फिर से अंतर समझो, कॉपर लॉस किस सर्किट में होता है, कॉपर लॉस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। किस कारण होता है, उस किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस के कारण जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉपर लॉस, मैग्नेटिक सर्किट में आयरन लॉस। किसके कारण, फ्लक्स के कारण कि वेरिएबल फ्लक्स के कारण, वेरिएबल फ्लक्स के कारण। अगर किसी मटेरियल में फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो कोई आयरन लॉस नहीं होगा अगर वो फ्लक्स कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो फ्लक्स वेरिएबल है तो यहां पर आयरन लॉस होने लगेंगे। साफ साफ लिखा हुआ मैंने, ड्यू टू वेरिएबल फ्लक्स। चलिए और दूसरी पॉइंट इसमें, डिपेंड अपॉन फ्लक्स, यानी कि जब तक ये मटेरियल कोर में क्या चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तब तक हमारा आयरन लॉस भी चेंज नहीं होगा। तो एक बार सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट होता, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर में एक बार आपने सप्लाई दे दी तो कोर में फ्लो करने वाला फ्लक्स हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आयरन लॉस भी क्या होगा, कांस्टेंट लॉस। ये सारी चीजें यूज होती हैं, सब चीज आप समझ गए, गौर से देखो। अगर मैं ट्रांसफार्मर के केस में बात करूं तो कौन कौन से लॉस होंगे, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। कॉपर लॉस रेजिस्टेंस के कारण और आयरन लॉस वेरिएबल फ्लक्स के कारण। एक बार हमने ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दी तो ये जो वेरिएबल फ्लक्स है कभी भी चेंज होने, इसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो आयरन लॉस भी चेंज नहीं होगा। इसलिए इस आयरन लॉस को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट लॉस। कौन सा लॉस बोल देते हैं, कांस्टेंट लॉस। तो ये तुम्हारा आयरन लॉस होता है। इस लॉस के अंदर दो लॉस होते हैं, कौन कौन से तरह देखते हैं। पहला हिस्टैरिसीस लॉस और सेकंड आयरन लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस एंड आयरन लॉस किस किस कारण से होता है देखते हैं, दोनों चीजों को समझते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस और आयरन लॉस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन लॉस। न्यूमेरिकल में आपको इन सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। मैं बड़े अच्छे से तुम्हें लॉसेज को समझ रहा हूँ। क्या अगर मैं यहाँ डीसी सप्लाई दे दूं तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होंगे, देखो जरा वर्ड से। कॉपर लॉस तो होगा लेकिन आयरन लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। आयरन लॉस कब होना है, जब फ्लक्स कैसा हो, वेरिएबल, ध्यान रखना। और एक बार सप्लाई दे दी तो वेरिएबल फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होना, तो आयरन लॉस भी किसी ट्रांसफार्मर में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे लोड लगा हो, चाहे लोड ना लगा हो, चाहे लोड कम हो। क्योंकि लोड कम ज्यादा करने से करंट कम ज्यादा होगा, लेकिन आयरन लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज ना करें। अब हिस्टैरिसीस लॉस और आयरन लॉस में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। शॉर्ट में सबसे पहले हिस्टैरिसीस कर्व की बात करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों के दोनों किस फ्लक्स के कारण है, वेरिएबल फ्लक्स। छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों लॉसेस को समझना है, अच्छे से देखना है। बाकी मेरे जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं यूट्यूब पे, उस नोट्स पे इनकी सब एक्सप्रेशन दिए गए हैं, सारी डिटेल दी गई। मैं समझाने वाला पार्ट करा देता हूँ, जो याद करने वाला पार्ट आप नोट से देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। गौर से देखें, अगर किसी भी सर्किट में अगर मैं करंट दे रहा हूँ तो करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग निकाला है, फाई इक्वल टू NI अपॉन एस। तो इस कोर में जब ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो अब जरा देखो, अगर मैं देखूं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, करंट। तो जब मैं करंट सप्लाई देता हूं इस कॉइल को, या वोल्टेज सप्लाई देता हूं, उसके कारण करंट फ्लो करता है। कैसा करंट फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग। तो जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स।
तो हम यहाँ पर देखते हैं ये BH कर्व भी हम लोगों ने पढ़ी होगी। तो हम ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसी भी मटेरियल में, ये जो तुम्हारी कोर है, इस मटेरियल में हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे रहे हैं, यानी कि I दे रहे हैं। उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण इस मटेरियल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो एक्चुअली ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I को, समझने के लिए देखो। तो मैं I दे रहा हूं, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फाई। लेकिन टेक्निकली हम लोग I को H के टर्म में लिखते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इसको फ्लक्स डेंसिटी। ये वाला तुम्हारा H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। गौर से समझना, केवल मैं समझा रहा हूं, बाकी सारी एक्सप्रेशन आपको थ्योरी पे मिलेंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये कोर, इस कोर में ये कॉइल बाउंड कर दी और कॉइल में क्या फ्लो करा है, करंट। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फ्लक्स भी बढ़ेगा, इधर क्लियर। जैसे जैसे करंट घटेगा फ्लक्स भी घटेगा। तो जब मैंने करंट वेरिएबल सप्लाई दी, यानी कि मैं इनिशियली मान लो करंट 0 तो 0 से बढ़ेगा, तो पहले मैंने करंट को बढ़ाया फिर करंट को घटाया, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी बढ़ेगा और फ्लक्स भी घटेगा। तो फ्लक्स को हमने इस लाइन पे यानी फ्लक्स डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर दिया और करंट को मैग्नेटाइजिंग फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मान लो धीरे धीरे मैं I बढ़ा रहा हूँ, H बढ़ा रहा हूँ, तो फ्लक्स इस तरीके से बढ़ेगा, OA। देखो ये बढ़ा। लेकिन जब मैं करंट को कम करता हूं तो जिस रास्ते से ये फ्लक्स बढ़ रहा था उस रास्ते से फ्लक्स नहीं घटता, इधर क्लियर। यानी कि जब करंट 0 था तो फ्लक्स, यानी कि I जब 0 था तो B भी 0 था, फिर मैंने बढ़ा के किस पॉइंट तक ले गया, H मैक्स तक। अब H मैक्स तक, I मैक्स तक, उसके बाद मैंने फिर से करंट को घटाना स्टार्ट किया, फिर से करंट को 0 कर दिया। तो जब लौट के मैंने करंट को 0 कर दिया तो यहां पर देखो लौटते समय फिर फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं हुई। और से देखिए करंट तो 0 हो गया लेकिन फ्लक्स डेंसिटी रह गई। इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। OB, देखो ये OB प्लस, देखो जब करंट 0 था तो फ्लक्स डेंसिटी 0 थी, करंट को बढ़ाया फ्लक्स डेंसिटी बढ़ी, फिर करंट को घटाया तो फ्लक्स डेंसिटी घटी। लेकिन जब करंट 0 हो गया तो फ्लक्स डेंसिटी नहीं 0 हुई, कुछ रह गई। ये जो फ्लक्स बच गया, यानी कि जब मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटा लूंगा उसके बावजूद मटेरियल में कुछ ना कुछ फ्लक्स रह जाएगा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब यानी कि अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं तो जिस प्रोसेस से करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, उसी प्रोसेस से घट नहीं रहा। यानी कि कुछ फ्लक्स मटेरियल के अंदर रह जा रहा है, कुछ एनर्जी मटेरियल के अंदर रह जा रही है। तो अब देखो जब भी एसी सप्लाई हम देंगे तो करंट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये कर्व बार बार बनेगा। और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द हिस्टैरिसीस लॉस। एरिया अंडर द कर्व हिस्टैरिसीस लॉस। क्या लॉस का मतलब समझ गए, यानी कि हर साइकिल में, क्योंकि करंट क्या होगा हर साइकिल में कंप्लीट होगा। करंट का साइकिल क्या होता है, ये रहा मैक्सिमम फिर 0 फिर -1, तो हर साइकिल में ये कर्व फॉर्म होगी, एवरी साइकिल। हिस्टैरिसीस कर्व इज फॉर्म इन ईच एंड एवरी साइकिल। ये कर्व बनेगी हर साइकिल में। और एरिया अंडर दी कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि हर साइकिल में कुछ ना कुछ लॉस होगा इस कर्व के कारण। यानी कि जितनी एनर्जी हम मटेरियल को देंगे उतनी एनर्जी मटेरियल से वापस नहीं आएगी, कुछ एनर्जी मटेरियल में कंज्यूम हो जाएगी ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इस फिनोमेना को हिस्टैरिसीस बोलते हैं। और इसके कारण जो हर कर्व में लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। और ये कर्व क्या है, ये पूरी कर्व क्या है, हिस्टैरिसीस कर्व। तो एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। ये हिस्टैरिसीस कर्व क्यों बनती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रैक्टिकली इसको देखा गया कि अगर हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे तो जब 0 से मैक्सिमम मैग्नेटाइज कर देंगे तो वो फुल मैग्नेटाइज होगा। और जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को घटाएंगे तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो उस रास्ते से डिक्रीज नहीं होगी जिस रास्ते से इंक्रीज हो रही थी। यानी कि पहले फोर्स दिया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एनर्जी दी, और जब एनर्जी वापस ले ली तब भी कुछ वहां पर फ्लक्स डेंसिटी बच गई। यानी कि जितनी एनर्जी हमने दी थी उतनी एनर्जी मुझे वापस सोर्स के पास नहीं आई, कुछ एनर्जी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के फॉर्म में उस मटेरियल के अंदर रह गई, और वही एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगी, लॉस। तो एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस कर्व इज नोन एज
हिस्टेरिसिस लॉस, ये हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। गौर से देखिए इस लॉस के बारे में। अब हम एडी करंट लॉस पे आते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इसका एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन मेरे नोट्स में है, आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कुछ प्रैक्टिकली कितनी वैल्यू आती है। नीटा के टर्म में बी मैक्स की पावर स्क्वायर एफ बी के टर्म में लिखा हुआ है, उस नोट्स को जरूर देखें, नोट जरूर देखना, जिससे कि हम यहाँ पर जो रिटेन मार्क है थोड़ा सा कम कर पाए, समझाने वाला काम अच्छे से कर पाए। आपको लॉसेस पता लग गया, कॉपर लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। आयरन लॉस किसके कारण होता है? वेरिएबल फ्लक्स के कारण। समझना क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लक्स वेरिएबल नहीं होता तो ये कर्व फॉर्म ही नहीं होती। गौर से देखो, अगर मैं कांस्टेंट एच रखूंगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो कर्व फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। कर्व फॉर्म हो ही क्यों रही है? क्योंकि जब हम करंट को कम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल है सप्लाई, और करंट को कम ज्यादा कर रहे हैं, तभी ये कर्व फॉर्म हो रही है, अदरवाइज ये कर्व फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए आयरन लॉस कब होते हैं? जब हमारा फ्लक्स क्या है? वेरिएबल। देखो कर्व फॉर्म होने का कारण क्या है? जब मैं करंट को कम ज्यादा करूं कंटिन्यूअसली। एक बार कम ज्यादा किया तो एक भी बार कर्व बनेगी, लेकिन अगर मैं एसी के केस में देखूं तो हर साइकिल में 50 बार ऐसा होता है, तो 50 बार ये कर्व फॉर्म होगी, तो 50 बार ये लॉस होगा। तो ये जो रिजल्टेंट लॉस निकल के आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? हिस्टेरिसिस लॉस। इधर क्लियर? कोई डाउट हिस्टेरिसिस लॉस में? अगर एसी सप्लाई देंगे तो कोर में वेरिएबल फ्लक्स होगा, और वेरिएबल फ्लक्स के कारण मटेरियल में हमेशा क्या बनेगी? हिस्टेरिसिस कर्व बनेगी। हिस्टेरिसिस कर्व का मतलब क्या? जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी वापस नहीं आ रही, कुछ उसके अंदर रह जा रही ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसको बोल देते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अब आ जाओ एडी करंट लॉस पे, सिंपल तरीके से। अगर मैं इस कोर को देखूं तो ये कोर क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब अगर ये कोर एक कंडक्टिंग मटेरियल है और इस कोर में अगर वेरिएबल फ्लक्स सेटअप हो गया, कौन सा फ्लक्स? वेरिएबल फ्लक्स। तो देखो मैंने बताया था किसी भी कंडक्टर या कॉइल के क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो, तो अगर मैं इस फ्लक्स को देखूं तो कैसा है? वेरिएबल। तो जब ये कोर में जाएगा तो कोर इटसेल्फ अ कंडक्टिंग मटेरियल, कोर खुद में एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अगर इस कोर में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो चेंज होने लगेगा, तो क्या इस कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो होल्ड करनी है, वही प्रॉपर्टी बार बार होल्ड कर रही है कि कोर में अगर मैंने वेरिएबल फ्लक्स सेटअप कर दिया तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी मटेरियल या कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कॉइल या मटेरियल में ईएमएफ इंड्यूस होना है। तो कोर इटसेल्फ अ कंडक्टिंग मटेरियल, तो व्हेन अ फ्लक्स लिंकेज विद द कंडक्टिंग मटेरियल इज चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस पूरी कोर में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। कैसे, कहां, वो नहीं देखना। और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो कोर इटसेल्फ अ क्लोज पाथ, कोर क्या है? अपने आप में एक क्लोज पाथ है। तो इस ईएमएफ के कारण इस पूरी की पूरी कोर में करंट फ्लो करने लगेगा, एंड दिस करंट इज नोन एज एडी करंट। समझना पहले, व्हाट इज एडी करंट? वेरिएबल फ्लक्स इस कोर में गया, कोर क्योंकि क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल। तो अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल में वेरिएबल फ्लक्स जाएगा तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उस कंडक्टिंग मटेरियल में क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। अब कहीं पर भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल अपने आप में क्या है? क्लोज पाथ, तो तुरंत उस कंडक्टिंग मटेरियल में क्या फ्लो करने लगेगा? करंट, एंड दिस करंट इज नोन एज एडी करंट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब चूंकि ये मटेरियल है तो इस मटेरियल की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और जब इस मटेरियल में एडी करंट फ्लो करेगा तो कौन सा लॉस होने लगेगा? आई स्क्वायर। देखो कौन सा? ड्यू टू दिस एडी करंट a heating loss takes place in this material। क्यों? क्योंकि वो बता चुका हूं मैं पहले, अगर किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कर गया तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीटिंग लॉस होता है, तो यहां पर भी हीटिंग लॉस होने लगेगा, एंड दिस हीटिंग लॉस ड्यू टू एडी करंट इज नोन एज एडी करंट लॉस। बिल्कुल सिंपल सा। देखो वही कॉपर लॉस की तरह ही होगा, लेकिन कॉपर लॉस नहीं, क्योंकि कॉपर लॉस करंट के कारण हो रहा था, और ये जो एडी करंट लॉस है ये वेरिएबल फ्लक्स के कारण हो रहा है। बात वही है, लॉस तो मैंने बता दिया रेजिस्टेंस ही, अगर इलेक्ट्रिकल में कभी भी लॉस हो रहा है तो रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, तो बिल्कुल कॉपर लॉस की तरह है। लेकिन अंतर क्या? यहां पर जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्ट सप्लाई के कारण करंट नहीं था, वेरिएबल फ्लक्स के कारण कर दिया। तो इसलिए इस एडी करंट को इलेक्ट्रिकल लॉस के कॉपर लॉस से अलग रख के कौन सा लॉस बोलने लगते हैं? एडी करंट लॉस। प्रोसीजर और फंडामेंटल बिल्कुल कॉपर लॉस की तरह है। क्लियर है? तो एडी करंट प्रोड्यूस क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएबल फ्लक्स। और कहीं पर भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर करंट प्रोड्यूस हो गया तो उस कंडक्टिंग मटेरियल में लॉस आई स्क्वायर आर तो होना ही है, लेकिन यहां पर ये जो आई स्क्वायर आर लॉस है किस करंट के कारण है? एडी करंट के कारण। इसीलिए इस लॉस को क्या बोल देते हैं? एडी करंट लॉस। सिंपल सा, दिस इज योर हिस्टेरिसिस लॉस, दिस इज योर एडी करंट लॉस, और दोनों का कारण क्या है? वेरिएबल फ्लक्स। देखो
अगर वेरिएबल फ्लक्स ना होता तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के क्रॉस फ्लक्स चेंज ही नहीं होता, तो ईएमएफ ही नहीं होता, तो फिर करंट ही नहीं होता, तो फिर ये लॉस कहां से होता। तो अब देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये जो आयरन लॉस होते हैं ये किसके कारण होते हैं, वेरिएबल फ्लक्स के कारण। क्यों? क्योंकि आयरन लॉस के अंदर कौन कौन से लॉस आते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। दोनों का फंडामेंटल आपने समझ लिया। दोनों का मतलब कब है, जब फ्लक्स कैसा है, वेरिएबल, यानी कि सप्लाई कैसी है, एसी। इसीलिए ये दोनों लॉस तभी होंगे जब ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देंगे, या कोर में कैसा लॉस होगा, वेरिएबल फ्लक्स। कैसा फ्लक्स सेटअप होगा कोर में, वेरिएबल फ्लक्स। दोनों को मैंने अच्छे से तुम्हें बताया, गौर से देख लो। रिटन वर्क इसके अकॉर्डिंग करना है, टेक्निकलिटी मैंने तुम्हें बता दी। इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, के बीटा मैक्स की स्क्वायर एफवीटी के टर्म में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो नोट्स जरूर देखें। इसी से लिंक लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे थे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। एक बार ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल हो गया तो कौन कौन से लॉस हो जाएंगे, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इतना ही है, मैं चीजें छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपके लिए वो चीजें टफ नहीं कर रहा हूँ, जैसे फेजर डायग्राम, बिल्कुल टेक्निकल फेजर डायग्राम से हमने आयरन लॉस को समझाना, तो वो नहीं, वो हम थोड़ा सा याद कर ले, रट ले, बहुत ज़्यादा हमें उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर लें, पहले ओवरव्यू ट्रांसफार्मर का समझ लें, और वो बड़े अच्छे से इन चीज़ों से समझ में आएगा कि व्हाट इज आयरन लॉस एंड व्हाट इज हिस्टैरिसीस लॉस। इज दैट क्लियर? देख लो एक बार। थैंक यू।